नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को डिटेल में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 9वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की गरीबी हो या उससे रिलेटेड जो वक्र हैं जैसे लॉरेंज वक्र है या गुणांक है जैसे गिनी गुणांक है, उनको हमने देखा। उससे पहले हमने भारत में भू सुधारों की बात करी, ब्रिटिश काल की भूमि व्यवस्था की बात करी, हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इनमें क्या अंतर होता है उन सबको पिछली क्लासेस में देखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी से जुड़े कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और बेरोजगारी के जो विभिन्न प्रकार हैं, आपसे सवाल बन जाता है शहरी बेरोजगारी के बारे में, ग्रामीण के बारे में, प्रच्छन्न के बारे में, संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में, उन प्रकारों को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय यहाँ पे देख लेते हैं बेरोजगारी से जुड़ा हुआ। एक व्यक्ति को बेरोजगार तभी माना जाता है जब वह 3 शर्तों को पूरा करता हो। कौन कौन सी? पहला, वो काम करने के लिए तैयार है और इच्छुक हो। दूसरा, वह प्रचलित मजदूरी या वेतन पर काम करने को तैयार हो, यानी जो भी उस समय सैलरी चल रही है, जो भी उस समय मजदूरी की दर चल रही है, उस पर अगर वो काम करने को तैयार है तो ही उसे बेरोजगार के रूप में माना जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। हर व्यक्ति को आप बेरोजगार नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक ही नहीं है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी उसे काम ना मिले, ये 3 बातें जब होंगी कि वो काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है, काम ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जो उस समय मजदूरी या वेतन मिल रहा है उस पर वो काम करने को तैयार है, फिर भी उसे काम ना मिले, इसको कहा जाता है बेरोजगारी। ठीक है, यह अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है, यानी अपनी इच्छा से वो बेरोजगार नहीं है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। तो आपसे सवाल कैसा बनता है, यहां से कैसे कैसे बने हैं वो मैं आपको बताते हुए भी साथ साथ में चलूंगा। यहां से सवाल बन जाएगा कि अगर व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसे काम नहीं मिल रहा है या वो सामान्य दरों पे जो उस समय दर चल रही है उस पे काम करने को तैयार है, काम नहीं मिल रहा, उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, सामान्य रूप से 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्तियों को कार्यशील माना जाता है। जो वर्किंग लेबर फोर्स मानी जाती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन मानी जाती है, वो 15 साल के ऊपर मानी जाती है, 59 साल तक। ठीक है, कुछ जगहों पे 60 साल तक भी है। 15 से 59 ये आपका एक प्रॉपर नंबर है जिसको आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि वर्किंग फोर्स जो है, वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कितनी होती है? 15 साल से ऊपर, 60 साल से कम। ठीक है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े कौन जमा करता है? NSSO। NSSO के बारे में भी आपने एक बात को जानना है। NSSO को 1950 में बनाया गया था। 2019 में NSSO का विलय CSO के साथ कर दिया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है हमारा, और एक नई संस्था बनती है जिसे NSO कहते हैं। तो वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट संस्था है जो भारत में सर्वे का काम करती है और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करने का काम करती है। ठीक है, तो अगर आपको विकल्पों में NSSO ना दे तो आपने NSO को वहां पे ढूंढना है, सिर्फ इसको। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसका और CSO का विलय होकर क्या बना है? NSO बना है। अब ये जो काम होता है, राष्ट्रीय बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े जमा करने का, उनको प्रकाशित करने का काम है, इसी NSSO के भीतर NSO एक डिवीजन के रूप में करता है। पहले NSO इसे अलग तरीके से करता था, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में करता था। अब इसी NSO के अंदर एक डिवीजन है NSSO। इसीलिए मैंने कहा अगर विकल्पों में ये ना आए तो आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का विलय कब हुआ? 2019 में हुआ था। यह MOSPI यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसके अंतर्गत आता है। यानी ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो आप कहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी एवं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाला मंत्रालय है, इसके अधीन यह विभाग आता है। यह विभाग किसके माध्यम से बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करता है या उनको कलेक्ट करता है? यह करता है PLFS के माध्यम से।
पीएलएफएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी हिंदी में इसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कहते हैं। इसी सर्वे को करवाता है एनएसओ हर साल और इसके माध्यम से बेरोजगारी के आंकड़ों को वो जमा करता है। इसके माध्यम से बेसिकली वह एलएफपीआर यानी श्रम बल भागीदार, इंग्लिश में पूरा नाम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको कैलकुलेट करता है। कितना है वो? डब्ल्यूपीआर यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, हिंदी में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, इसको कैलकुलेट करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये तीन संकेतक, ये तीन इंडिकेटर हैं जो इस सर्वे के माध्यम से कैलकुलेट होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा एलएफपीआर, जैसा मैंने पूरा नाम बताया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। दूसरा डब्ल्यूपीआर यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और तीसरा यूआर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से कौन सा है जो पीएलएफएस के माध्यम से नहीं ज्ञात किया जाता। ये तीन ध्यान रखने हैं। ये जो सर्वे है इसकी शुरुआत 2017 में होती है। एनएसएसओ ने इसे शुरू किया था, अब इसे एनएसओ करता है। 2017 में जब इसे शुरू किया गया तो ये हर 5 साल में होता था। अब इसे वार्षिक भी कर दिया है और मंथली भी कर दिया है, यानी मासिक तौर पे भी कर दिया है। ठीक है, ये था बेरोजगारी से जुड़ा सामान्य परिचय कि क्या होती है बेरोजगारी, कौन कैलकुलेट करता है, कैसे होता है, इसमें कौन सा सर्वे होता है, तो पीएलएफएस को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार और वर्गीकरण। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शहरी बेरोजगारी और एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी। अब इन दोनों को हम डीप में यहाँ पे जानेंगे और फिर इनके अलावा जो दूसरी अन्य बेरोजगारी है जो इन्हीं के अंडर में आती हैं उनको भी कवर करेंगे, जहां से डायरेक्ट सवाल बनता है। सबसे पहले शहरी बेरोजगारी को जानते हैं। शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी बेरोजगारी यानी ऐसी बेरोजगारी जो शहरों में पाई जाती है। ये बेरोजगारी 2 टाइप की होती है। पहली है औद्योगिक बेरोजगारी। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, यानी उनको टेक्निकल ज्ञान भी है, उनको नॉन टेक्निकल ज्ञान भी है, वो काम कर सकते हैं फैक्ट्रीज में लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो इसको कहा जाता है औद्योगिक बेरोजगारी। पहला सवाल तो यही बन जाता है औद्योगिक बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है, ग्रामीण या शहरी? तो आप कहेंगे शहरी। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, यानी इसके बढ़ने का जो मेन कारण है वो जनसंख्या का बढ़ना है। फैक्ट्रियां इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से शहरों में जनसंख्या बढ़ती है, जिस वजह से सभी को फैक्ट्रियों में या उद्योगों में काम मिलना संभव नहीं हो पाता। इससे जो बेरोजगारी होती है उसी को कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भी शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहता है। शिक्षित बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसके कारण होते हैं शिक्षा प्रणाली में कमी, यानी हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए जो कि नहीं होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो शिक्षित बेरोजगारी का बड़ा कारण क्या है? हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी, यानी हमारे कौशल में कमी। इसके अलावा कई सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं व्हाइट कॉलर जॉब की चाहत में वे लगे रहते हैं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब वो नहीं करेंगे। इस वजह से भी कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। इसके अलावा रोजगार सृजन की कमी, तो ये इंपॉर्टेंट कारण है शिक्षित बेरोजगारी के। क्वेश्चन बनता है शिक्षित बेरोजगारी के कारण बताइए, तो एक अच्छी जॉब की तलाश उसके लिए, यानी व्हाइट कॉलर जॉब, क्या किस प्रकार की जॉब्स होती हैं? व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं और दूसरी जो होती है उन सबको हमने पिछली क्लासेस में डिटेल में जाना था। इसके अलावा कौशल का अभाव, इन सब वजहों से जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं, उसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी जो यहाँ पे बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होने के कारण होती है यह बेरोजगारी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है मुख्य रूप से क्योंकि पूरा ग्राम जो है वो कृषि पर आधारित है, इस वजह से होती है। इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहली है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, यानी ग्रामीण बेरोजगारी का ये प्रकार है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी काम के लिए जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे हुए होते हैं।
मान लीजिए खेती करनी है, छोटा सा खेत है, 2 व्यक्ति अगर उस खेत में काम करेंगे तो भी उतना ही अनाज होगा। लेकिन आमतौर पे गांव में 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति यानी ज्यादा व्यक्ति उस खेत में काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति वहां पर काम ना भी करें और केवल 2 व्यक्ति भी काम करें तो भी अनाज उतना ही आएगा। जितने एक्स्ट्रा व्यक्ति यहां पे लगे हुए हैं उन सब की वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, उन सब का जो उत्पादन में योगदान है वो 0 है। ठीक है, इसीलिए इस बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि दूर से तो हमें प्रतीत होता है कि वहां पे सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी के पास रोजगार है, लेकिन उनकी वहां पे आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। यानी व्यक्ति, हमें लगता तो है कि काम पर है, उसके पास काम है, वो रोजगार कर रहा है, लेकिन उसकी जो उत्पादकता है वो 0 है। अगर उसे वहां से हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अनाज 2 व्यक्ति उगा सकते हैं उतना ही अनाज उगेगा अगर 5 व्यक्ति वहां पे काम करेंगे। तो वो जो 3 लोग हैं वो एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं और उनको पता ही नहीं है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, शून्य सीमांत उत्पादकता यहां पे हो जाती है। यानी आपका जो आउटपुट है वो 0 है, आपका योगदान जो है वो 0 है। इसीलिए इसे शून्य सीमांत उत्पादकता वाली बेरोजगारी भी कहते हैं। एक पेपर में सवाल बना था, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो आप समझ गए प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है, कि जरूरत से ज्यादा व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर ये कृषि सेक्टर में हमको देखने को मिलता है। सवाल का आंसर वहां पे विकल्प जो आपको दिए गए थे कि जो श्रमिक है, जो काम कर रहा है, उसकी उत्पादकता क्या है, 0। ये आपको विकल्प दिया गया था कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यानी जो उसका आउटपुट है वो 0 होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, यानी उसकी आवश्यकता वहां पर होती ही नहीं है। तो ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे मैंने कहा कि वो 3 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है। सामने वालों को भी लगता है कि ये तो बिजी है, इनके पास काम है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार सवाल आया है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार घुमा के पूछ लेता है कि किसी काम में अगर आवश्यकता से ज्यादा व्यक्ति लगे हो तो किस प्रकार की बेरोजगारी होगी या इसे क्या कहा जाएगा, इस प्रकार से सवाल। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वो कैसा भी सवाल बनाए आप उसे कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी बेरोजगारी है वो सिंपल है, आसानी से आप याद कर लेंगे, मौसमी बेरोजगारी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मैंने कहा कि कृषि मेन वहां पे व्यवसाय होता है। कृषि के दौरान जो फसल बुआई का मौसम होता है, कटाई का मौसम होता है, वो विशेष मौसम होता है। तो उस मौसम में तो इनके पास काम होता है, बाकी के मौसम में काम नहीं होता। इस प्रकार की मौसमी बेरोजगारी को ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी यानी एक वर्ष में किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलने या शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। यानी साल के कुछ महीनों में अगर आपको काम नहीं मिल पाता तो आप किसके शिकार माने जाएंगे या आप किस कैटेगरी में आएंगे, मौसमी बेरोजगार के मामले में आएंगे। ठीक है, क्योंकि कृषि के जो मौसम होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बुआई का एक मौसम होगा, कटाई का एक मौसम होगा, उसके बीच में क्या करेगा व्यक्ति, वो बेरोजगार रहेगा, उसी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। तो हमने देखा ग्रामीण बेरोजगारी जिसके अंदर हमने प्रच्छन्न और मौसमी के बारे में बात करी, और हमने शहरी की बात करी जिसमें हमने औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी की बात करी। इनके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है जहां से डायरेक्ट सवाल बन जाता है, उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार है, उसमें काम करने की योग्यता भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। यानी एक तरीके से अनैच्छिक बेरोजगारी जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। यानी हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह व्यक्ति काम करना चाहता है, इसको काम आता भी है, लेकिन इसको काम मिल नहीं रहा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसको कहते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है, खुली बेरोजगारी को स्पष्ट बेरोजगारी या दृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें साफ साफ दिखाई देती है कि यह व्यक्ति काम तलाश रहा है। ठीक है, दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद जिस कैटेगरी से सबसे ज्यादा सवाल आता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब ये क्या होती है समझिए। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होती है। यानी जब हमारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उस वजह से यह बेरोजगारी होती है।
यह बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिकों के कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के बीच मेल नहीं खा पाता है या मेल नहीं हो पाता है। यानी बाजार में जो स्किल चाहिए और बाजार में जिस स्किल के जो श्रमिक हैं वो मौजूद हैं, वो मिसमैच हो जाता है। यानी बहुत बड़ा चेंज आ गया। मान लीजिए कोई कपड़ा फैक्ट्री थी, वहां पे पारंपरिक तरीके से कपड़ा बनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से कपड़ा फैक्ट्री में कोई बड़ी इन्वेंशन हो जाती है, कोई मशीन आ जाती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जिसके आने से अब उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले जो श्रमिक चाहिए वो उपलब्ध ही नहीं है। वो मशीन कई सारे लोगों का काम खुद से कर रही है। जो काम नॉर्मल मजदूर कर पा रहे हैं, जो नॉर्मल श्रमिक कर पा रहे हैं, वो मशीन आसानी से कर रही है। और जो काम करने के लिए लोग चाहिए वो काम मिल नहीं रहे लोग। तो इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी जिस स्किल की जरूरत है और जो स्किल उपलब्ध है उनमें मिसमैच होना या बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो जाना, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाना कि यहां पे बेरोजगारी की स्थिति बन जाती है। तो इस रचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? अगर सिंपल शब्दों में आपको याद करना है कि जो स्किल मौजूद है और जो स्किल चाहिए उसमें मिसमैच होना, उसमें मेल नहीं खाना। ठीक है, यह एक दीर्घकालिक समस्या है। यानी कोई छोटे समय के लिए समस्या नहीं होती है, यह बड़े समय के लिए होती है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को स्किल जब सिखाते हैं तो उसके जो शुरुआती एजुकेशन सिस्टम में जब वो जाता है वहीं से सिखाते हैं। जैसे कई सारे जॉब्स में भी होता है कि जॉब पे रख लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है इसको ये बेसिक काम ही नहीं आते हैं। तो वो किस वजह से है? अनस्किल की वजह से। यानी वो स्किल नहीं है उसके पास वो कौशल नहीं है, यानी मिसमैच है। इसी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। किस प्रकार की है? दीर्घकालिक है, यानी ये लंबे समय वाली होती है। इसको शुरुआत से ही आपको हैंडल करना होगा, तब जाके हैंडल होगा। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। यानी ये जो संरचनात्मक चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं? वो दो टाइप से आते हैं। पहला, औद्योगिक और उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। जैसे मैंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी आ जाए, इस वजह से पुराने तकनीकी कारीगर जो होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती। नई उनके ऊपर अगर कौशल है तो उनको रख लिया जाएगा, लेकिन उनके पास नया कौशल होता नहीं है और उनको जो स्किल आती है वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। तो जब तकनीक में परिवर्तन आ जाए उससे हो जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन। यानी कि अगर किसी चीज की डिमांड कम होने लगती है, कोई प्रोडक्ट है उसकी अगर डिमांड कम होने लगती है, धीरे धीरे वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और उससे जुड़े जो श्रमिक होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जब बड़े परिवर्तन आते हैं बाजार में या अर्थव्यवस्था में, तब हमें संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद होता है अल्प रोजगार। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय के लिए काम मिलता है तो इस अवस्था को अल्प रोजगार कहते हैं। यानी उसके पास रोजगार तो है लेकिन जितना उसे काम करना चाहिए उतना काम उसे मिल नहीं पा रहा, तो उसे छोटे समय के लिए, कम समय के लिए काम मिल रहा है। इसे कहते हैं अल्प रोजगार। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य अल्प रोजगार और एक होता है अदृश्य, यानी एक जो हमें साफ साफ दिखाई दे। इस अवस्था में लोगों को काम करने के सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। यानी नॉर्मली इंडिया में 8 घंटे का काम होता है, 8 घंटे 9 घंटे का काम होता है। कोई व्यक्ति है वो करना चाहता है 8-9 घंटा, लेकिन वो 4 घंटे ही काम कर पा रहा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति कम काम कर रहा है, तो वो आता है दृश्य अल्प रोजगार में। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है अदृश्य अल्प रोजगार, जिसमें वो काम कम कर रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में लोग काम तो पूरा करते हैं, पूरे समय करते हैं, लेकिन उनकी आय बहुत कम होती है या उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एमए किया हुआ है या उसने पीएचडी करी हुई है और वो वॉचमैन का काम कर रहा है, तो ड्यूटी वो पूरी 12 घंटे की करेगा, लेकिन क्या उसके स्किल का पूरा इस्तेमाल हुआ? क्या उसको जैसी वहां पे सैलरी मिलनी चाहिए तो वो मिली? तो वो नहीं मिला, तो वो अदृश्य अल्प रोजगार है। ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अल्प रोजगार दो प्रकार का होता है, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में क्या होता है कि समय कम मिलता है, अदृश्य में समय पूरा मिलता है लेकिन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, यहां से भी सवाल बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। इसके बाद आता है संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरे की ओर चले जाते हैं।
यह एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन नए व्यवसाय या कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है, जिसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय परिवर्तित करता है या काम परिवर्तित करता है तो नया काम ढूंढने में उसको समय लगता है, तो उस समय के लिए वो बेरोजगार हो जाता है। उसी बेरोजगारी को संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरे काम की तलाश करता है, दूसरा काम मिलने से पहले और पहला काम छोड़ने के बाद का वो जो समय था जब वो बेरोजगार रहा, वो बेरोजगारी किस वजह से आई, संघर्षात्मक बेरोजगारी उसको कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद है चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यानी अर्थव्यवस्था लगातार बदलती रहती है, कभी उसमें लगातार तेजी आती है, कभी उसमें मंदी आती है, कभी वह रिकवरी के दौर में जाता है, फिर उसमें तेजी या मंदी आती है। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की वजह से जो बेरोजगारी होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। आर्थिक तेजी यानी जब बूम आता है तो आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे फैक्ट्रियां ज्यादा काम करने लगती हैं, तो वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके उल्टा जब मंदी आती है या अवस्था में कुल मांग गिर जाती है, तब फैक्ट्रियां काम कम कर देती हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, रोजगार भारी कटौती इसमें देखने को मिलती है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? सीधा सवाल बनेगा, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः व्यापार चक्र से संबंधित होती है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसके जो फैक्ट्रीज हैं या उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा काम करेंगे, यानी उनके पास ज्यादा रोजगार होगा। और जब डिमांड नहीं है तो फिर फैक्ट्रियां कम होंगी, बंद होंगी, और जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार होंगे। यह बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी की होती है। जैसे हमने देखा कि जो स्किल वाली है, कौन सी वाली थी? संरचनात्मक बेरोजगारी, वो लंबे समय की होती है, ये वाली टेम्पररी होती है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है, कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, इसीलिए चक्रीय बेरोजगारी कैसी है? ये टेम्पररी मानी जाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था की हमारी 9वीं क्लास यहाँ पे कवर करी और बेरोजगारी से संबंधित बेरोजगारी के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको देखा। एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि बेरोजगारी में कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या इनमें होता है, किस किस प्रकार की हैं, उनको देखा। अगली क्लास में बेरोजगारी से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट होता है, किस व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखा जाता है, साप्ताहिक बेरोजगारी क्या होती है, दैनिक बेरोजगारी या सामान्य स्थिति बेरोजगारी, उनको कवर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके बेरोजगारी से जुड़े हुए, उनको भी अगली क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।